Yes, students. Next topic in the second unit society is plastics. प्लास्टिक आप जानते हैं मटेरियल विच कंटेन मेनली हाई मोलिकुलर मास रेजिन्स एंड आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इनटू अ प्लास्टिक स्टेट. प्लास्टिक स्टेट पे आ जाते हैं इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, क्लासिफिकेशन इनकी है डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स. जैसे सेलुलोज है नेचुरल अकरिंग पॉलीमर, उससे हमने बहुत सारे प्लास्टिक्स बनाए होते हैं. जैसे सेलुलोज एसीटेट है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज है, रेयॉन तो एस्टर है. चलो, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर से बनाई जा सकती है. ठीक है, रेयॉन तो फाइबर में आएगा, प्लास्टिक में नहीं आएगा, एक गलत लिख दिया मैंने. ऑब्टेन बाई चेन पॉलीमराइजेशन. कुछ एक हाई मोलिकुलर वेट प्लास्टिक्स ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको चेन पॉलीमराइजेशन से ऑब्टेन किया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एटसेट्रा. थर्ड कैटेगरी है ऑब्टेन फ्रॉम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. तो दो ही तो तरीके हैं, चेन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको बेकेलाइट भी बोलते हैं रेजिन, या फिनोल यूरिया रेजिन्स. तो ये प्लास्टिक्स हैं जी आपके. थोड़ा सा आइडिया प्लास्टिक का है. इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सीलेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बड़े स्ट्रांग होते हैं जी, इंसुलेटर होते हैं जी, मोल्डेबल होते हैं, किसी पर्टिकुलर शेप दे सकते हैं, मुखौटा में डाल के उसी की शेप आ जाएगी. एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं. ऐसे ऐसे एक दो चार पॉइंट और लिखे होंगे किताब में. फिर आएंगे जी इनकी एडवांटेजेस पे. ये बोलते हैं कि मेटल से 4 से 5 गुना हल्के होते हैं, उठाए जा सकते हैं, और स्ट्रेंथ लगभग मेटल के बराबर होती है, और कोरोजन जंग वगैरह नहीं लगती. तो ये इसके एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस हैं लो हीट ऑफ रेजिस्टेंस. अगर आप हाई टेम्परेचर करेंगे तो उनमें आग भी लग सकती है. हीट रेजिस्टेंस कम है, जल जाते हैं. और दूसरा क्या है? अंडरगो एजिंग. आपने देखा होगा प्लास्टिक तो थोड़े टाइम के बाद उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगती है, एज हो जाते हैं. उसको प्लास्टिक फटीग कहते हैं, वैसे टेक्निकल टर्म हुआ है. तो प्लास्टिक के बारे में इतना कर बकवास काफ़ी है. उसके बाद आपके नेक्स्ट वो जो आता है पॉलीमर्स. पॉलीमर के ऊपर आप पूरी एक किताब पढ़ रहे हैं, पूरा एक पेपर पढ़ रहे हैं. उसमें से जो जो आपकी बुक में होगा इस वाले चैप्टर में, वो आपको असाइनमेंट है, वो आपने देखना है. वैसे आपको आएगा वो सब कुछ, जब क्योंकि एवरीथिंग यू हैव स्टडीड अबाउट पॉलीमर्स इन द सेकेंड पेपर. तो असाइनमेंट है आपकी है. फिर आती है प्रोटीन्स. प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है. ठीक है, किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. अमीनो एसिड बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये कार्बन है COOH. इसके अल्फा कार्बन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप है तो वो अल्फा अमीनो एसिड हुआ. अगर कहीं आगे NH2 ग्रुप हुआ, दूसरे कार्बन पे हुआ तो बीटा, तीसरे पे हुआ तो गामा. प्रोटीन्स जो हैं दे आर द पॉलीमर ऑफ ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स. 20 तरह के 20 तरह के अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 10 हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है. दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल. लेकिन 10 जो है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती. उसके लिए हमें डाइट के ऊपर निर्भर करना पड़ता है. एंड दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एसेंशियल अमीनो एसिड वैसे तो 10 हैं, लेकिन 2-3 के नाम में एग्जाम्पल के तौर पे वेलाइन, ल्यूजाइन, लाइजीन एट्सेट्रा, ये 2-4 नाम आपने याद रखने हैं. अमीनो एसिड हमेशा ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर में रहते हैं. ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर क्या होती है? डाइपोलर स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूल के एक हिस्से में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे हिस्से में नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे जब आप देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, COOH एसिड, NH2 इज बेस, तो एसिड यहाँ से H पॉजिटिव देगा, बेस यहाँ पे H पॉजिटिव लेगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव. अब डाइपोलर स्ट्रक्चर है, एक हिस्से में पॉजिटिव चार्ज, एक हिस्से में नेगेटिव चार्ज, और ये जो है वो डाइपोलर स्ट्रक्चर, इसको हम ज्यूटेराइन कहते हैं. इस स्ट्रक्चर को देख के हम इसका एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक भी है, तो दोनों करैक्टर होने चाहिए. देखिए, जब बेस आता है तो यहाँ से H पॉजिटिव चला जाएगा, H2O बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर रह जाएगी. तो बेस के साथ इसने रिएक्शन किया तो क्या हो गया? ये एसिड हो गया. और एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पे H पॉजिटिव लेता है ये, तो यहाँ से COOH बन जाएगा. तो H पॉजिटिव ले रहा है इसलिए ये बेस है, H पॉजिटिव दे रहा है इसलिए ये एसिड है. तो दोनों करैक्टर हैं इसके. तो यहाँ से हमको देखने में ऐसा लगता है कि
ये जो ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर है इट इज़ परफेक्टली न्यूट्रल स्ट्रक्चर, पीएच 7 होनी चाहिए ऐसी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो NH3 पॉजिटिव है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन COO नेगेटिव, सो ये लिटिल एसिडिक होते हैं, लिटिल एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। तो ये पॉजिटिवली चार्ज अगर हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ को चले जाएंगे, अगर हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक पीएच ऐसी है जहाँ पे ये ना कैथोड की तरफ को जाएंगे ना एनोड की तरफ को जाएंगे, वो पीएच जिसके ऊपर ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ को माइग्रेट नहीं होते उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। वहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, 7 पीएच आ गई कि ना इधर को जाएंगे ना उधर को जाएंगे, ना कैथोड की तरफ को माइग्रेट करेंगे ना एनोड की तरफ को माइग्रेट करेंगे। सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है pH at which a particular amino acid does not migrate to an electrode under the influence of applied magnetic field। तो ये तो हो गया। इसके बाद आएंगे हम पेप्टाइड क्या होते हैं। जब अल्फा अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं तो पेप्टाइड जो चीज़ बनती है उसको पेप्टाइड कहते हैं। जैसे 2 अल्फा अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन किए, वैसे ये अल्फा अमीनो एसिड है, पेप्टाइड बनेंगे। बहुत सारे पेप्टाइड आपस में जुड़ गए, पॉलीपेप्टाइड बन गया तो उसको प्रोटीन कहते हैं। जैसे ये ग्लाइसिन है, NH2CH2COOH, NH2CH CH3COH, दिस इज एलानिन, दिस इज ग्लाइसिन। जब ये आपस में जुड़ेंगे यहाँ से OH और यहाँ से H2O निकल जाएगा बाहर, तो ये क्या बच गया? यहाँ से OH गया तो CONH, ये देखिए CONH। ये जो बॉन्ड नया बना 2 के बीच में, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे जब ये 2 आपस में जुड़ गए तो ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है इसके एक साइड में इसका NH2 फ्री रहता है, दूसरी साइड में इसका COOH। अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या है, एक साइड NH2 एक साइड COOH। इसको N टर्मिनल कहते हैं, इसको C टर्मिनल कहते हैं। तो ये N टर्मिनल यहाँ पे भी फ्री रहेगा और C टर्मिनल यहाँ पे भी जनरेट होगा। तो एक तरफ को C टर्मिनल COOH रहेगा, चाहे डाईपेप्टाइड हो चाहे पॉलीपेप्टाइड को हो। एक हिस्से में जैसे ये पॉलीपेप्टाइड मैंने लिखा है, N लगा दिया बीच में, तो एक साइड में NH2 फ्री है, दूसरी साइड में COOH फ्री है, बीच में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये है NH2 CHR, CH2 की जगह CHR लगा दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O NH यहाँ तक लिख दिया। ये NH CH फिर R, CH3 की जगह क्या लगा दिया R, CO NH, इसको ब्रैकेट में कवर कर लिया। उसके बाद क्या आता है CHR COOH, तो यहाँ पे N टाइम लगा दिया। ये पॉलीपेप्टाइड लिखने का तरीका है। इसमें भी एक तरफ NH2 ग्रुप फ्री होगा, उसको N टर्मिनल कहेंगे, और दूसरी तरफ COOH ग्रुप फ्री होगा, उसको C टर्मिनल कहेंगे। तो चाहे प्रोटीन हो, चाहे अमीनो एसिड हो, चाहे पेप्टाइड हो, सब में क्या होता है, एक साइड N टर्मिनल जिसमें नाइट्रोजन है, दूसरी साइड C टर्मिनल जिसमें COOH है। ठीक है। ये पेप्टाइड विद मॉलिक्यूलर मास 10,000 और मोर इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की बायोलॉजिकल डेफिनेशन तो ये है, ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। 2 तरह की है, फाइब्रस फाइबर की तरह होगी, केराटिन जैसे बाल हैं, हेयर में होती है, कोलेजन फाइबर्स मसल में होते हैं, ग्लोबुलर जो गोल बॉल की तरह शेप होगी, एल्ब्यूमिन है, इंसुलिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो गया स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन। फिर आती है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 3 तरह की प्रोटीन्स आती है, सिंपल, कंजुगेटेड एंड ड्राइव। हाइड्रोलिसिस करने से अमीनो एसिड अलग अलग हो जाते हैं, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर सिर्फ अमीनो एसिड मिले, अल्फा अमीनो एसिड, तो ये सिंपल प्रोटीन है। अमीनो एसिड के अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिल गया तो वो कंजुगेटेड है। जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप, बायोलॉजी वाले जानेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, इसके साथ होते हैं। और ड्राइव प्रोटीन तो ये पूरी हाइड्रोलिसिस की ही नहीं हमने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, उसके बाद जो भी चीज़ बने उसको हम ड्राइव प्रोटीन बोले। प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन कॉल्ड, इनको प्रोटीएज भी बोलते हैं, पेप्टोन भी बोलते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके। तो
पार्शियल हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट मिले हो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिराइव्ड प्रोटीन। फिर स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़े हैं। जैसे ये मैंने ऐसे लिख दिया है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें पहले नंबर पे ग्लाइसिन है, दूसरे पे एलानिन है, तीसरे पे पैलिन है, चौथे पे फिर ग्लाइसिन है, पांचवें में फिर ग्लाइसिन है, फिर एलानिन है, फिर पैलिन। इस तरह से कोई ये सीक्वेंस पता है हमको, ये सीक्वेंस बताने अगर हमको मालूम है कि इस चेन में ये सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, तो मैं बोलूँगा आई नो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, जैसे प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो चेन बनी है ये किस तरह से, इस तरह से कॉइल्ड है तो अल्फा हेलिकल जैसे डीएनए आरएनए होते हैं, हेलिकल है कि शीट की तरह फोल्ड हुई है, किताब से देख लेना इसकी स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में आता है कि मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो किस तरह से आपस में फोल्ड हुई हैं, कॉइल हुई हैं अराउंड ईच अदर टू गिव ए फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप। कि फाइबर बन गया उसका, के ग्लोबुलर गोल बन गया, तो वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिटरमिन करते हैं नंबर ऑफ सब यूनिट्स, कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन एक मॉलिक्यूल में है, एंड देयर अरेंजमेंट, किस तरह से वो अरेंज्ड है इन एग्रीगेट प्रोटीन मॉलिक्यूल। जैसे हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन चेन होती हैं अलग अलग, वो किस तरह से आयरन के साथ जुड़ी होती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। सो विद दिस, इसके बाद एक और पॉइंट होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब कोआगुलेट प्रोटीन हो जाती है अंडर हाईली एसिडिक कंडीशन या हाई टेम्परेचर के ऊपर कोआगुलेट हो जाती है, तो जैसे अंडाई है, अगर उसको ऐसे ही तोड़ेंगे तो जो वाइट होता है उसका वो बिल्कुल लिक्विड की तरह होता है, दैट इज एल्ब्यूमिन। लेकिन जैसे आप उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, बॉईल करेंगे तो वो अंदर से बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, जिसको उसकी कोआगुलेशन हो गई होती है, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। वो मर गई प्रोटीन, 50 डिग्री के अब वो खत्म हो जाती है। तो with this protein is over. Next time we will discuss nucleic acids. They are another polymer analog of our body. So thank you.